बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी, उसमें हमने रिवीजन की थी चैप्टर नंबर 1, 3, 4 एंड 5 की। आज हम लोग अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 से, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की एक अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप सिलेबस गाइडलाइन है उसके अंदर इसका जो टेस्टिंग लेवल है वो T2 डिसाइड किया गया। टेस्टिंग लेवल T2 का मतलब क्या है? यहाँ से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। T1 का मतलब क्या है? इसमें से कम मार्क्स आते हैं। अब कम ज़्यादा का क्राइटेरिया ये होता है यूजुअली कि T1 का मतलब 7-8 नंबर आ जाते हैं, T2 का मतलब 18 से 20 नंबर इसमें से टेस्ट हो सकते हैं। तो हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन और डेटा वेयरहाउसिंग को। सबसे पहले हमने इसके अंदर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन देखी। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमने ये देखा कि नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है। नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है डेटा को तोड़ देना। डेटा को तोड़ देना। अब ऑब्वियसली आप जब डेटा को तोड़ेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि डेटा में एक तरह से आसानी क्रिएट हो जाएगी। आपको लिंक्स बनाने पड़ेंगे। अब एक डेटा में सब कुछ फैला हुआ है तो हमारा मकसद क्या है? उसको तोड़ देना। तो उसमें हमने देखी थी तीन नॉर्मल फॉर्म्स, 1NF, 2NF एंड 3NF। नॉर्मलाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? रिडंडेंसी। स्टोरिंग द सेम डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस वेस्ट स्पेसेस एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंसी। Anomalies without normalization, updating, inserting and deleting data can lead to errors। तो जब नॉर्मलाइजेशन नहीं करते थे तो ये दो मसले फेस होते थे हमें, एक रिडंडेंसी वाला और एक एनोमलीज वाला। अब हम इन दो मसलों को खत्म कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन की मदद से। हमारे पास तीन तरह से नॉर्मलाइजेशन होती है, एक 1NF, 2NF एंड 3NF। 1NF के अंदर क्या होता है सबसे पहले? अब क्योंकि यहाँ पर जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं वो ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली आपकी बुक की। तो 1NF के अंदर आप लोग क्या करते हैं? 1NF के अंदर आप कहते हैं वन फैक्ट पर सेल, नो लिस्ट, नो कंबाइंड वैल्यूज। तो एक सेल के अंदर लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड ये सब नहीं चाहिए हमें, एक के अंदर एक ही चीज आ रही है। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर ये इशू था, हमने 1NF के अंदर इसको क्या किया? इसको हमने तोड़ दिया। और अब हमने कहा एलएस लैपटॉप अलग, एलएस माउस अलग। हमने डेटा को 1NF पर नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है, 1NF में ऐसा मसला नहीं होता। 2NF में जाने के लिए पहली शर्त क्या है? 1NF। 1NF 1NF जब आपने सेटिस्फाई कर लिया तो अब आपने एक दूसरा काम करना है, दैट इज एलिमिनेटिंग पार्शियल डिपेंडेंसीज। अब ये पार्शियल डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसीज का मतलब ये है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास 1NF तो अचीव हो चुका है, 1NF अचीव हो चुका है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि एक डेटा के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसीज हो रही है नहीं हो रही है? पार्शियल डिपेंडेंसीज कैसे? सर, स्टूडेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? स्टूडेंट आईडी पर। और इंस्ट्रक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है? एक ही डेटा के अंदर दो दो प्राइमरी कीज बन रही है। 2NF कहता है इसको खत्म कर दो, पार्शियल डिपेंडेंसीज को खत्म कर दो। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये सब डिपेंड करने चाहिए किसी एक प्राइमरी की के ऊपर। सही है? तो इसको हमने किस तरीके से खत्म किया? हमने इन दोनों को अलग कर दिया, ये देखो, स्टूडेंट आईडी और इनके मेजर सब्जेक्ट को। फिर अलग कर दिया कोर्स आईडी और उसके इंस्ट्रक्टर को। सर लेकिन इसमें एक मसला हो गया। अब हम डेटा सिस्टम, जो हमारा सिस्टम चल रहा है, उसको कैसे बताएं कि किस स्टूडेंट को कौन से कोर्स की जरूरत है? तो हमने एक तीसरा टेबल बनाया जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी इन दोनों को आमने सामने रख दिया। बात समझ में आई? 2NF सेटिस्फाई हुआ। 2NF सेटिस्फाई होने के बाद अब तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे, दैट इज 3NF। यहाँ तक आने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप 2NF तक काम कर चुके हो। अब यहाँ पर कौन सा मसला रिजॉल्व होता है? यहाँ पर जो मसला रिजॉल्व होता है वो होता है इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी का। वो कहता है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हो प्राइमरी की के ऊपर, ना कि इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? सर, इंस्ट्रक्टर का ऑफिस डिपेंड करता है किसी इंस्ट्रक्टर के ऊपर। अगर इंस्ट्रक्टर चेंज हो जाएगा, डिपेंड करने का मतलब क्या है? अगर मैं ये चेंज करूंगा तो अल्टीमेटली ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है कोर्स कोड के ऊपर या इंस्ट्रक्टर के ऊपर? और इंस्ट्रक्टर डिपेंड कर रहा है कोर्स कोड के ऊपर। दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी।
अब अल्टीमेटली यहाँ पर प्राइमरी की तो यही है, 2NF अचीव हो चुका है, लेकिन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो हमने इसको मजीद दो हिस्सों में तोड़ दिया, दैट इज कोर्स कोड इंस्ट्रक्टर आईडी के साथ और इंस्ट्रक्टर आईडी उसके ऑफिस के साथ। अब इस टेबल के अंदर सिर्फ डायरेक्ट डिपेंडेंसीज हो रही हैं। ये है आपके पास ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। समझ में आया सबको? अगेन पहली दफा पढ़ने में हमें ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगा था, दूसरी दफा हमने इसको समझा था, थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हुआ। आज आई गेस तीसरी दफा हम लोगों ने इसे समझा है, तो हमें आसानी से समझ में आया। विद इन 5 मिनट्स हमें पूरा नॉर्मलाइजेशन समझ में आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि हमने इसको बार बार पढ़ा। अगर आप पूरे डेटा सिस्टम्स को ऐसे ही बार बार पढ़ते रहें थोड़ा थोड़ा करके, तो बिलीव में आपको ये याद रहेगा, आपको ये चीजें याद रहेंगी। अब हम एक बार देखते हैं इसमें लिखने के लिए क्या क्या कंटेंट हो सकता है आपके पास। 1NF के अंदर क्या मतलब है? रिपीटिंग ग्रुप्स को खत्म करना, इंश्योर करना क्या? एटॉमिसिटी। हर कॉलम के अंदर एक इंडिविजिबल वैल्यूज होनी चाहिए। इंडिविजिबल का मतलब मजीद तोड़ नहीं सकते, जितना तोड़ सकते हैं तोड़ के रख दीजिएगा। रूल्स क्या है? सारे डेटा कॉलम में होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। रिपीटिंग ग्रुप्स को खत्म करना है आपने, और ईच रो मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइबल, मतलब एक में कोर्स है, एक में स्टूडेंट आईडी हो, एक में सब्जेक्ट हो, एक में ऑब्जेक्ट हो। इस तरह से सारी चीजें अलग अलग आ रही हैं। जब ये काम हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे 2NF के ऊपर। 2NF का गोल क्या है? 2NF का गोल है पार्शियल डिपेंडेंसीज खत्म करना। क्या करना? पार्शियल डिपेंडेंसीज खत्म करना। पार्शियल डिपेंडेंसीज खत्म करना से मुराद ऑल नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं वो डिपेंड करें किसके ऊपर? तो अब हमें ये लाइन अच्छे से समझ आ रही है कि जितने भी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हो एक सिंगल प्राइमरी की के ऊपर। इसके लिए प्री रेक्विजिट क्या है? 1NF सेटिस्फाई होना चाहिए। रूल्स: नो एट्रीब्यूट शुड डिपेंड ऑन ओनली पार्ट ऑफ अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की। तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी एट्रीब्यूट किसी कॉम्पोजिट प्राइमरी की पर डिपेंड ना करे, मतलब दो प्राइमरी कीज ना आ रही हो। जब ये काम हो गया, अगला स्टेप है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ के लिए प्री रेक्विजिट क्या है? 2NF में ऑलरेडी टेबल मौजूद है। गोल क्या है? एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, मतलब इनडायरेक्ट डिपेंडेंसीज वेयर नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन अदर नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, और फिर वो अदर वाली किसी ना किसी तरह प्राइमरी की पर डिपेंड कर रही होगी। तो हमें ये चीज खत्म करनी है। ऑल एट्रीब्यूट्स मस्ट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द प्राइमरी की, नॉट इनडायरेक्टली थ्रू another एट्रीब्यूट। ये हमारा यहाँ पर रूल है। जब हम ये तीनों काम कर लेंगे तो हमारा डेटा हाईली नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस्ड रिडंडेंसी, फ्यूअर एनोमलीज, इजियर मेंटेनेंस। तो आपके लिए अब क्या आसानी है? आपके पास डेटा आसान हो गया, डेटा समझना आसान है, उस पर काम करना आसान है, इवन चेंजिंग करना भी आसान है। मैं अगर सिर्फ एक जगह पर चेंजिंग करूंगा तो क्या मुझे हर जगह चेंज करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड कर रहा है प्राइमरी कीज के थ्रू एक दूसरे से और लिंक्स हुए हैं। ट्रेड ऑफ, इसके नुकसान क्या है? इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी विद मोर टेबल्स। पहले एक टेबल था तो सिर्फ वही था, अब 10 टेबल हो गए होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई होगी। पोटेंशियली स्लोअर क्यूरीज ड्यू टू ज्वाइंट्स, क्योंकि आपने डेटा को इतना तोड़ तोड़ कर रख दिया, तो इस वजह से क्यूरी को प्रोसेस करना शायद थोड़ा सा डिले हो जाए। डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग क्या था? सर डेटा वेयर हाउसिंग में हम बेसिकली बहुत सारे डेटा को क्या करते थे? स्टोर कर रहे होते थे हमारे पास। हमने इसके लिए एक डायग्राम देखी थी, ये वाली डायग्राम। तो अगर आप लोगों को ये डायग्राम याद हो, इसमें हमने क्या चीज ऑब्जर्व की थी? इसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के प्रोसेसिंग सिस्टम है, एक OLTP और एक OLAP। कहानी यहां से शुरू हुई थी वेयर हाउस की। OLAP बेसिकली किसके ऊपर काम करता है? पास डेटा के ऊपर, एनालिसिस पर्पस के लिए। ये करंट टाइम के ऊपर काम नहीं करता। OLTP किसके ऊपर काम करता है? करंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो हमें पता चला कि वो जो पास डेटा के ऊपर काम हो रहा है उसके लिए पास डेटा को रखना पड़ेगा। पास डेटा को रखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक डेटा वेयर हाउस और एक डेटा मार्ट। डेटा वेयर हाउस एक बहुत बड़ी चीज है, डेटा मार्ट इज बेसिकली एक छोटा हिस्सा। डेटा मार्ट बिलोंग करेगा किसी एक स्पेसिफिक चीज से, लेट से सेल्स, लेट से परचेज। किसी एक स्पेसिफिक चीज से बिलोंग करने वाला क्या होता है? डेटा मार्ट। बहुत सारे डेटा मार्ट्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा?
डेटा वेयरहाउस। अब डेटा वेयरहाउस की जरूरत कहां पड़ी? ओएल एपी के अंदर, ओएल एपी के अंदर, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। फिर OLTP का यूज है। OLTP का क्या यूज है? OLTP का यूज है कि आप करंट टाइम के ऊपर ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने में यूज कर रहे होते हैं। कस्टमर ने सेल की, OLTP में हो रहा है। परचेजिंग की, OLTP में हो रहा है। दराज पर आपने ऑर्डर प्लेस किया, OLTP में हो रहा है। तो ये करंट टाइम में ट्रांजैक्शन चल रही है। लेकिन बैक एंड पर बैठकर दराज की टीम ये प्रोजेक्ट कर रही है कि मुझे 12-12 की सेल कब लगानी चाहिए, मुझे ईद की सेल कब से शुरू करनी चाहिए। हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए ये काम OLTP के थ्रू होगा, OLAP के थ्रू होगा, OLAP के थ्रू होगा। तो कहानी शुरू कहां से हुई? OLAP तक डेटा पहुंचता कहां से है? यहां से होता हुआ। सबसे पहले बिजनेस चल रहा होता है, कोई ना कोई स्ट्रेटेजीज होती है, प्रोसेस होते हैं, कस्टमर ऑर्डर करता है, हम उसे गुड्स देते हैं, ये सारे काम OLTP में चल रहे हैं। यहां से बेसिकली डेटा क्या होता है? जमा होकर पहुंचता है कहां पर? डेटा वेयरहाउस के अंदर। किस प्रोसेस के थ्रू? ETL प्रोसेस के थ्रू। ETL प्रोसेस के थ्रू। ETL की फुल फॉर्म क्या थी? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट का मतलब डेटा को जमा करना, ट्रांसफॉर्म में बेसिकली डेटा को क्लीन करना, उसको तमीज से रखना, और फिर उसके बाद उसे लोड कर देना कहां पर? डेटा वेयरहाउस के अंदर संभाल के रखने के लिए। यहां पर आने के बाद आप अपने डेटा के ऊपर एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं कि भाई क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या मुझे इससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो रही है, फ्यूचर में क्या काम करना है। वो सारे काम जो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए थे ना, वो आप यहाँ पर कर रहे होंगे एट दी एंड। जब आप वो ये सारे काम कर लेंगे, देन डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग आप कर रहे होंगे। और फिर कोई नया डिसीजन, कोई नई एक्टिविटीज, एंड ये साइकिल एक बिजनेस में चलती रहेगी। समझ में आए वाला कॉन्सेप्ट? तो डेटा वेयरहाउस जो इसमें कंपोनेंट है आपके पास, उसका यूज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो डेटा वेयरहाउस यूज किस लिए होता है? एनालिटिक पर्पस के लिए। आप इसमें बहुत सारा डेटा रखते हैं अपने पास, क्यों? ताकि आप इसके ऊपर एनालिसिस करें और फ्यूचर के डिसीजंस ले सकें। इसकी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं डेटा वेयरहाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। डेटा वेयरहाउस इज बेसिकली सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है मतलब डेटा वेयरहाउस के अंदर कोई ना कोई मार्ट्स होते हैं, तो वो मार्ट्स किसी ना किसी एक चीज को डील कर रहे होंगे। तो ऑल ओवर अगर डेटा वेयरहाउस देखूं, तो उसके अंदर सेल्स भी आ रहा होगा, परचेज भी आ रहा होगा, पेरोल भी आ रहा होगा, और तमाम चीजें आ रही होंगी। डेटा वेयरहाउस की एक और खासियत क्या है? इंटीग्रेटेड। ये क्या होते हैं? आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डेटा मार्ट अलग है, दूसरा डेटा मार्ट अलग है। डेटा वेयरहाउस का मकसद क्या है? कि सारे डेटा मार्ट्स आपस में, क्योंकि अब हम ERP पढ़ चुके हैं, तो हम इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट भी जहन में रखा हुआ है। तो डेटा मार्ट्स आपस में क्या हो रहे होंगे? इंटीग्रेटेड होंगे। मैं सेल्स का डेटा परचेज पे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, मैं परचेज का मैन्युफैक्चरिंग पे कर सकता हूँ, मैं पेरोल का सेल्स से रिलेट कर सकता हूँ। ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। टाइम वेरिएंट। सर डेटा वेयरहाउस की खास बात यह है, OLTP में ये खास बात नहीं है, डेटा वेयरहाउस के अंदर है। क्यों? डेटा वेयरहाउस में ही तो हम पुराने डेटा रखते हैं, OLTP में तो हम आज का डेटा रख रहे हैं। तो डेटा वेयरहाउस की खास बात है क्या? टाइम वेरिएंट। आपके पास यहाँ पर पुराना पुराना डेटा भी आ रहा होता है। देन नॉन वॉलेटाइल। OLTP में डेटा चेंज हो रहा है बार बार, करंट डेटा चल रहा है क्योंकि, लेकिन डेटा वेयरहाउस के अंदर आप डेटा को ETL के थ्रू लोड करते जा रहे हैं। तो वंस द डेटा इज लोडेड, क्या उसमें कोई चेंजिंग आएगी? पास्ट को कभी बदला जा सकता है? नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। माजी जो हो गया, गुजर गया, गुजर गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई चार कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ डेटा वेयरहाउस के अंदर। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि ये एक सिनेरियो है, इसमें हाईलाइट करें कि डेटा वेयरहाउस की चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहां पर नजर आ रही हैं। तो आप तब बता पाएंगे जब आपको ये बातें पता हो। OLTP को हमने देखा। OLTP इज बेसिकली रियल टाइम में जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो OLTP की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। OLTP की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अच्छा अगेन, अगर आपके जहन में ये हेडिंग भी हो ना, तो बिलीव मी, आपको अपनी तरफ से बातें लिखना आ जाएंगी। अगर आपको ये पता हो भाई नॉन वॉलेटाइल, तो क्या बात लिखनी है? चेंज नहीं हो सकता। अगर ये बात लिखनी है कि टाइम वेरिएंट होता है, तो फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब ड्यूरेशन ज्यादा होगा, टाइम वेरिएंट। तो अगेन मुझे अपने जहन में क्या रखनी है? हेडिंग्स रखनी है। तो याद करने का एक तरीका आपके पास है, आप टॉपिक्स की हेडिंग जहन में रख लें,
तो इसमें 4 हेडिंग्स थी, 4 ये वाले फीचर्स थे, और उन फीचर्स को भी रट्टा मत लगाए, रट्टा लगाएंगे नहीं याद होगा। उन फीचर्स को रिलेट कर लेना डेटा वेयर हाउस के साथ। मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू ये वाली बात समझाई कि वेयर हाउस तो काम ही पास्ट पे कर रहा है, तो टाइम वेरिएंट वाली कैरेक्टरिस्टिक इसमें होगी। रियल टाइम प्रोसेसिंग इसकी फीचर है, ये वेयर हाउस के अंदर मिलेगी हमें? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो काम ही किसके ऊपर कर रहा है? पास्ट के ऊपर। हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, एट अ टाइम मेरे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। यहाँ पर वॉल्यूम से मतलब ये नहीं है कि डेटा बहुत सारा है, यहाँ पर वॉल्यूम से मतलब ये कि एक दराज के प्लेटफॉर्म पे एक वक्त में 24 करोड़ लोग भी ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपका सिस्टम इस काबिल होना चाहिए कि ऑर्डर प्रोसेस हो जाए। आई कैप की वेबसाइट अक्सर रिजल्ट वाले दिन आपने देखा प्रॉब्लम करती है, क्यों करती है? बहुत सारे बच्चे एक साथ पहुंच जाते हैं उसके ऊपर। एटॉमिक ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए? एटॉमिक होनी चाहिए, मतलब या तो काम होगा या काम नहीं होगा, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो एटॉमिसिटी का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है कि सारा काम या तो होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर, यहाँ पर डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड होता है। क्यों? क्योंकि अब याद करें नॉर्मलाइजेशन का फायदा क्या था? ऑर्डर आया तो कस्टमर आईडी फौरन से प्रोडक्ट आईडी से रिलेट करना है, उसके एड्रेस आईडी से रिलेट करना है, ऑर्डर को बुक कर देना है। तो ये काम ओएलटीपी के अंदर जरूरी है, ओएलएपी के अंदर जरूरी है नहीं। वहां तो मेरे पास सुकून से टाइम है, मैं क्या करूंगा, तसल्ली से सारा डेटा फैलाऊंगा अपने सामने, और रेलेवेंट डेटा को अपने हिसाब से एडजस्ट भी करूंगा। ईटीएल अगर याद हो तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? डेटा की सफाई करना अपने हिसाब से। फोकस ऑन डेटा इंटेग्रिटी एंड कंकरेंसी, डेटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि मेरा डेटा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, और ट्रांजैक्शंस कंकरेंट होने चाहिए। तो डेटा इंटेग्रिटी क्यों जरूरी है यहाँ पर? यहाँ पर डेटा इंटेग्रिटी इस वजह से जरूरी है, यही तो वो डेटा है जो आगे डेटा वेयर हाउस में जाएगा। और हम चैप्टर नंबर 1 से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में ये बात पढ़ी कि डेटा का क्या होना जरूरी है? क्या होना? रिलायबल होना, और कंप्लीट होना जरूरी है, और एक्यूरेट होना जरूरी है, और रेलेवेंट होना जरूरी है। तो अगर OLTP के अंदर डेटा की इंटेग्रिटी इंश्योर ना हुई, तो यही तो डेटा वेयर हाउस में जा रहे हैं, डेटा वेयर हाउस में गलत पहुंचेगा, वहां पर आप एनालिसिस गलत डेटा पर करेंगे। तो डेटा एनालिटिक्स जो आपके आ रहे होंगे, आप तो बड़े भरम से कह रहे थे मैं डिस्क्रिप्टिव करूंगा, मैं डायग्नोस्टिक करूंगा, मैं प्रिडिक्टिव करूंगा, क्या वो डेटा सही है? OLTP से कहानी शुरू हुई यहाँ पर आपको। शॉर्ट एंड फास्ट क्यूरीज, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर आप शॉर्ट क्यूरीज देंगे, फास्ट क्यूरीज देंगे। वैसे ही डेटा नॉर्मलाइज्ड है, आप अगर बड़ी बड़ी क्यूरीज देंगे तो वो, अब आप उसे बोले कि मुझे बताओ पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ है, क्या वो बता पाएगा? नहीं, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है। ये सवाल तो आप OLAP में जाकर करें ना। देन आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी इसमें, इसके एडवांटेजेस थे, इसके चैलेंजेस थे। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस आपके पास इसके ये है, रियल टाइम का डेटा एक्सेस होता है आपके पास, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कंसिस्टेंट डेटा रहता है, और स्केलेबल रहता है। आप ट्रांजैक्शंस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस होते हैं, तो नॉर्मलाइज्ड बनाना मुश्किल है। आप एक वक्त में कह रहे हैं कि 24 करोड़ 20 करोड़ लोगों को मुझे मैनेज करना है, तो उसके लिए कहना तो बड़ा आसान है कि सर्वर बढ़ा लो, लेकिन चैप्टर 7 में हमने देखा है कौन कौन से स्केलेबिलिटी होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। वर्टिकल में क्या करते हैं आप? सर चैप्टर 7 की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं आप? एग्जाम में अलग से आ सकते हैं, नहीं साथ भी आ सकते हैं, तो हमें हर तरह से पूछ तैयार है। लिमिटेड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, यहाँ पर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हिस्टोरिकल पे काम थोड़ी कर रहे हैं, एनालिसिस करते किसके ऊपर है? हिस्टोरिकल डेटा पर। यहाँ पर है ही नहीं। रिसोर्स इंटेंसिव, यहाँ पर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? मैंने बताया वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हम समझ चुके हैं, तो हमें ये बात भी पता चल गई होगी कि यहाँ पर हमें सर्वर ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, लोड बढ़ता जा रहा है। तो अगेन यहाँ पर आपके पास एक चैलेंज क्या है?
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा चाहिए होंगे, और ना सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बल्कि आपको लोग भी कॉम्पिटेंट इतने ज्यादा ही चाहिए। तो अगेन आपसे एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं, चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं। कोई सवाल यहाँ पर? ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड के अंदर मैं क्या करता हूँ? एक्सट्रैक्ट में बेसिकली डेटा को जमा करता हूँ मुख्तलिफ डेटाबेसेस से। मैं अपने स्ट्रक्चर डेटा भी होगा, अनस्ट्रक्चर्ड भी होगा, और फिर इन सारे डेटा को मैं उठाकर क्या कर देता हूँ? ट्रांसफॉर्म करता हूँ। उस ट्रांसफॉर्म करने वाली जगह को क्या नाम दिया गया है? स्टैगिंग एरिया। यहाँ पर लाकर मैं अपने डेटा को क्लीन करता हूँ, स्टैंडर्डाइज करता हूँ, एनरिच करता हूँ, ताकि मेरे वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। वहां पर डेटा चाहिए, सारे कस्टमर्स की आईडी होनी चाहिए। वहां पर डेटा चाहिए, सारे कस्टमर्स का नंबर ऑफ सेल्स होनी चाहिए, उनकी डेट होनी चाहिए। जब ये डेटा होगा तो ही तो प्रोजेक्ट कर पाऊंगा आगे क्या करना है। तो इस चीज को इंश्योर करना किस स्टेज पर होगा? ट्रांसफॉर्म वाले स्टेज पर। देन मैं इसको उठाकर लोड कर दूंगा कहां पर? वेयर हाउस के अंदर। वेयर हाउस में भी हो सकता है कि आप इसको लोड कर दें किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, लेट से सेल्स में कर दें, परचेज में कर दें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेटा मार्ट। लोड करने में हमारे पास दो चीजें थी, एक इनिशियल लोड और एक इंक्रीमेंटल लोड। इनिशियल लोड का मतलब क्या था? पूरा डेटा दोबारा डाल दें, और इंक्रीमेंटल जो एडिशन है वो अपलोड करते चले जाएं। ETL की इंपॉर्टेंस क्या है? ETL इज कंसिस्टेंट, आपके हेट्रोजीनियस डेटा को यूनिफाइड स्ट्रक्चर में लाता है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग फैला हुआ, मुख्तलिफ तरह का, और एक होती है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम। हेट्रोजीनियस अलग, होमोजीनियस सेम। तो आपके हेट्रोजीनियस डेटा को ये क्या करता है? यूनिफाइड स्ट्रक्चर के अंदर ले आता है। एक्यूरेसी, इसका मकसद ये है कि ये एक्यूरेसी इंश्योर करे, डेटा गलत नहीं होना चाहिए। एफिशिएंसी, डेटा को इस तरीके से प्रिपेयर कर देता है कि फिर अब आप इसके ऊपर क्यूरीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, भले लॉन्ग क्यूरीज भी हो। डेटा वेयर हाउस का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। अब अगेन वो आपसे स्ट्रक्चर बनाने का तो नहीं कहेगा। ऑपरेशनल सिस्टम होता है, ERP होता है, CRM होता है, फ्लैट फाइल्स होती हैं। इनको आप ETL के थ्रू गुजारते हैं, डेटा वेयर हाउस में डालते हैं, एंड देन आप OLAP के थ्रू एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपके पास एक होती है एक्विजिशन लेयर, जहां पर आप डेटा को एक्वायर करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। स्टैगिंग एरिया, जहां पर आप टेम्परेरी इसको स्टोर करते हैं ताकि इस पर क्या कर सके? क्लीनिंग कर सकें। एंड देन डेटा स्टोरेज लेयर, जहां पर आप एक तरह से काम कर रहे होते हैं, डेटा OLAP वाला काम कर रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, जब आप इसके ऊपर एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेते हैं तो डिसीजन मेकिंग निकालते हैं, एंड दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। फिर हमारे पास एक चीज थी क्या? स्कीमास। क्या थे स्कीमास? यहां तक किसी का कोई सवाल? स्कीमास क्या थे? कुछ याद हो हमें स्कीमास के बारे में? कुछ जहन में आ रहा हो? स्कीमास में हमने किन किन लफ्जों का जिक्र किया था? स्टार स्कीमा था, और कौन सा था एक? गैलेक्सी और स्नोफ्लेक। तो स्टार में क्या बात हुई थी हमारी? मुझे ये याद है, 5 कोने नहीं थे, ऐसा कुछ था, है ना? क्या था उसके अंदर? इसी तरह बातें याद होंगी, याद रखिएगा जी। 4 कोने थे, मुझे इतना याद आ गया, क्योंकि बात क्या हुई थी हमारी? सर ये तो स्टार लग ही नहीं रहा। ये तो किसने कहा था? किसने कहा था सर स्टार नहीं लगा? इन्होंने कहा सर ये तो स्टार ही पता नहीं कैसा गंदा स्टार है। तो अब इस तरीके से बातें याद होंगी कि क्लास में सर ये वाली बात हुई थी, इस तरीके से। अब बताएं स्टार स्कीमा में क्या बातें थी? इस तरह के जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं वो आपको इन नोट से समझना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आपकी बुक में ग्राफिक्स से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ज्यादा लिखा हुआ है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ के अगर कभी भूल जाए पूछ लीजिएगा। पूछने पर भी ना पूछने का टाइम ना हो अगर, तो आप यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं आराम से स्मार्ट नोट। के अंदर स्कीमा वाली बात नहीं है ये। ओके, स्कीमा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? एक अदद स्टार स्कीमा।
स्टार स्कीमा की खास बात क्या थी? स्टार स्कीमा की खास बात क्या थी? उसमें एक अदद क्या होता है? फैक्ट टेबल होता है। और वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? मुख्तलिफ डायमेंशन के साथ। सर ये तो एक हमें कॉन्सेप्ट याद हो गया, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं क्या फैक्ट टेबल, क्या डायमेंशन? उसकी इंफॉर्मेशन सही है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी शायद मेरे पास क्या बन जाए? की की बन जाएगी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और लेट्स से उसकी सैलरी, लेट्स से उसका एम्प्लॉय कोड। ये सारी चीजें मैंने एक डायमेंशन के अंदर बना दी। एक दूसरे डायमेंशन की एग्जांपल लें। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या आ रहा होगा? प्रोडक्ट की आईडी। सबसे पहले आईडी। क्यों आईडी, क्यों मैं सबसे पहले कह रहा हूँ? क्योंकि यही तो एक यूनिक आइडेंटिफायर है लव्स। यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर इज द कॉन्सेप्ट फॉर प्राइमरी की। तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, और कुछ क्वांटिटी कर सकते हैं, और कैटेगरी कर दूं। कैटेगरी भी डाल सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है। सही है। तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट की डायमेंशन बन गई। एक और डायमेंशन बना लेते हैं अपने हिसाब से। कोई और डायमेंशन बताएं। कस्टमर। जी मिस, कस्टमर में क्या क्या बातें आ सकती हैं? कस्टमर नेम, और एड्रेस आ सकता है, फोन नंबर, कस्टमर आईडी। तो ये इसकी एक डायमेंशन बन गई। कोई और डायमेंशन बताएं। कोई भी। बिजनेस में इतने सारे प्रोसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। एम्प्लॉय हो गया, सेल्स हो, कस्टमर हो गया, और कौन था हमारा? एक और किया था हमने। प्रोडक्ट भी हो गया, और कोई बताएं। परचेज। परचेज का हो सकता है। सप्लायर की एक बना सकते हैं हम लोग, सप्लायर की एक आईडी, क्योंकि कंपनीज में यूजुअली एक सप्लायर नहीं होता, 10 10 20 20 सप्लायर होते हैं। सप्लायर की आईडी, सप्लायर का नेम, सप्लायर का एड्रेस, उसका फोन नंबर, ये सारी चीजें हम डाल सकते हैं। उसकी वेबसाइट। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ डायमेंशन बन गई। अब क्या करेंगे हम इन डायमेंशंस की बुनियाद पर? इन डायमेंशंस की बुनियाद पर इनको क्या कर देंगे? एक फैक्ट टेबल से कनेक्ट कर देंगे। तो दैट इज मेरे पास क्या? स्टार स्कीमा। स्कीमा का मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब अगर मैं एक फैक्ट टेबल और बाकी डायमेंशंस जोड़ दूं तो ये कौन सा स्कीमा है? स्टार स्कीमा। तो देखते हैं थोड़ा सा फर्क, कि स्टार से थोड़ा मुख्तलिफ है मेरे पास कौन सा? स्नोफ्लेक। यहां पर क्या चेंजिंग है? यहां पर चेंजिंग ये है कि फैक्ट टेबल यहां भी एग्जिस्ट करता है। फैक्ट टेबल यहां भी एग्जिस्ट करता है, डायमेंशंस यहां भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है कि मुख्तलिफ हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं। कैसे? यहां पर आपके पास फैक्ट टेबल आ गया। ये फैक्ट टेबल एम्प्लॉय की डायमेंशन, और एम्प्लॉय की डायमेंशन मजीद जा रही है कहां पर? डिपार्टमेंट डायमेंशन के अंदर। फैक्ट टेबल आपके पास लिंक हुआ है प्रोडक्ट डायमेंशन के साथ, ऊपर भी हुआ हुआ था, लेकिन प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर आपने मजीद इसको स्प्लिट किया हुआ है कहां? प्रोडक्ट कैटेगरी डायमेंशन के अंदर। तो जहां पर आप इसको मजीद तोड़ते चले जा रहे हैं, तो ये स्नोफ्लेक स्कीमा बनता चला जाएगा। देन आपके पास एक आखिरी था, दैट इज गैलेक्सी स्कीमा। गैलेक्सी स्कीमा की आपको तस्वीर नहीं दिखाई गई, लेकिन इसका जो हमने एक बार डिस्कस की थी वो क्या थी? इसके अंदर दो या उससे ज्यादा भी फैक्ट टेबल्स होते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस को बताने के लिए। जैसे कि अगर मैं इसको सेम कॉपी करके नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा? एक और फैक्ट टेबल, उसकी अलग अलग डायमेंशंस, उसकी अलग अलग डायमेंशंस बनती चली जाएंगी। तो क्या होगा कि बहुत सारे फैक्ट टेबल्स अगर आ गए हैं तो ये कौन से स्कीमा में चला जाएगा? गैलेक्सी स्कीमा में चला जाएगा। ये था इसका कॉन्सेप्ट। इसमें अहम बातें क्या है? सर फैक्ट टेबल होता है इसके अंदर। हर फैक्ट टेबल के अंदर क्या क्या चीजें आ रही होती हैं? की फिगर्स आ रही होती हैं, जैसे कि सेल्स रेवेन्यू, यूनिट सोल्ड, प्रॉफिट मार्जिन, एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी, ये सारी चीजें। डायमेंशन टेबल के अंदर आपके पास डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे कि हर कस्टमर से रिलेटेड उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर। हर डायमेंशन टेबल लिंक हो रहा होता है किसके साथ? फैक्ट टेबल के साथ, थ्रू
थ्रू फॉरेन की, थ्रू फॉरेन की, ये बात ध्यान में रखिएगा। स्टार स्कीमा, स्टार स्कीमा की खास बात अगर आपसे पूछी जाए तो स्टार स्कीमा में एक सिंगल फैक्ट टेबल होता है, एक सिंगल फैक्ट टेबल होता है और उसके साथ मुख्तलिफ डायमेंशन जुड़ी हुई होती हैं। फैक्ट टेबल एक्ट्स एज अ हब डायमेंशन टेबल रेडिएटिंग आउटवर्ड लाइक स्पोक्स। इसके फवायद क्या है? सिंप्लिसिटी होता है, क्यूरी परफॉर्मेंस, जॉइंस कम होते हैं तो आसान होता है, आगे चलते जाएंगे तो जॉइंस बढ़ते जाएंगे, मुश्किल होता चला जाएगा, यूजर फ्रेंडली होता है आपके पास ये। डिसएडवांटेज क्या है? रिडंडेंसी, डी नॉर्मलाइज डायमेंशन टेबल्स होते हैं आपके पास और स्टोरेज रिक्वायरमेंट भी ज्यादा मांग लेता है। स्केलेबिलिटी लेस एफिशिएंट है, लार्ज डेटा सेट्स के लिए आप इसको बहुत ज्यादा डेटा सेट्स के लिए यूज नहीं कर पाते। स्नोफ्लेक स्कीमा, यहां पर अगर आप गौर करें तो डेटा में क्या हो रहा है, फैक्ट टेबल तो है लेकिन उसके साथ डायमेंशंस टेबल मजीद सब टेबल में टूटते चले जा रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं बेसिकली। तो जो इससे पहले वाला था वो नॉर्मलाइज नहीं था एज सच, ये नॉर्मलाइज हो। इसके फवायद क्या है? स्टोरेज एफिशिएंसी, नॉर्मलाइजेशन की वजह से रिडंडेंसी खत्म हो जाती है। डेटा इंटेग्रिटी, आपके पास डेटा को संभालना मेंटेन करना आसान हो जाता है, कहीं पर चेंजिंग करी पूरे उसमें चेंज हो जाएगा, इशू नहीं है। स्केलेबल है आपके लिए, क्यों? क्योंकि आपने नॉर्मलाइज किया हुआ डेटा को, आप डेटा को चेंज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सर जितने ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है कम होती है? कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती है क्योंकि जॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं, डेटा टेबल्स बढ़ते चले जाते हैं, मेंटेन करना आपके लिए इसको मुश्किल हो जाएगा, इसको डिजाइन करना मुश्किल हो जाएगा। गैलेक्सी स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा के एडवांटेजेस क्या हैं? ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, रीयूजेबल होता है और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, मतलब आप बहुत डीप में जा सकते हैं। क्यों? एक साथ बहुत सारे फैक्ट टेबल्स आ रहे हैं, बहुत सारी डायमेंशन आ रही हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि फैक्ट टेबल्स बढ़ते चले जाते हैं इसके अंदर। परफॉर्मेंस इसकी कम हो जाती है, क्यों? जॉइंट्स बढ़ जाते हैं। मेंटेनेंस, इसको भी मेंटेन करना काफी मुश्किल होता चला जाता है आपके लिए। रीयूजेबल इस वजह से है कि आपके पास होता ये कि एक डायमेंशन दो फैक्ट टेबल से कनेक्ट हो रही होगी, एक डायमेंशन दो फैक्ट टेबल से कनेक्ट हो रही होगी, तो रीयूजेबिलिटी यहाँ से। वरना अगर स्टार स्कीमा होता तो एक अलग फैक्ट टेबल बनता और वही डायमेंशन दोबारा आ रहा होता। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, जब आप किसी स्कीमा को चूज कर रहे हैं तो स्टार स्कीमा आप यूज कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, स्पीड, स्मॉल टू मीडियम वेयर हाउस विद स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्टिंग नीड्स। जहां पर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है वहां पर स्टार स्कीमा में काम कर लीजिए। स्नोफ्लेक स्कीमा opt for this when storage efficiency and data integrity are priorities in large complex systems। स्नोफ्लेक को आप यूज करेंगे जहां पर स्टोरेज एफिशिएंसी चाहिए होगी, डेटा की इंटेग्रिटी, एक तरह से आप स्केल अप कर रहे हैं, आपको मजीद डेटा पर काम करना है। गैलेक्सी स्कीमा एंटरप्राइज लेवल पर जहां पर डेटा बहुत सारा है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? गैलेक्सी स्कीमा। ट्रेड ऑफ्स क्या है इसके? परफॉर्मेंस वर्सेस स्टोरेज। स्टार स्कीमा प्रायोरिटाइज करता है किस चीज को? क्यूरी की स्पीड को, क्यों? कम से कम फैक्ट टेबल, कम से कम डायमेंशन, सीधा सीधा काम करते थे। वाइल स्नोफ्लेक क्या करता है? कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। स्केलेबिलिटी वर्सेस सिंप्लिसिटी, गैलेक्सी स्कीमास क्या होते हैं? स्केलेबल होते हैं, वेल फॉर कॉम्प्लेक्सिटी बट सेक्रीफाइस सिंप्लिसिटी। जाहिर है एक चीज को आप स्केल करते चले जाएंगे तो सिंप्लिसिटी क्या होगी? कॉम्प्रोमाइज होगी, सेक्रीफाइस होती चली जाएगी। इसमें कोई बात समझ में आई है? क्लियर है? डेटा मार्ट्स हमारे पास अगली चीज है। डेटा मार्ट्स बेसिकली क्या? डेटा वेयरहाउस का एक सबसेट, बहुत सारे डेटा मार्ट्स को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? डेटा वेयरहाउस। तो डेटा मार्ट डील करता है बिजनेस के किसी स्पेसिफिक एरिया को, किसी स्पेसिफिक यूनिट को, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, परचेज, एम्प्लॉय, एचआर, इस तरह से। कितने तरह के डेटा मार्ट्स होते हैं? इंडिपेंडेंट भी होते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं। डिपेंडेंट मतलब ये बनते हैं एग्जिस्टिंग डेटा वेयर हाउसेस के थ्रू, और इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं? जो कि खुद से सोर्स सिस्टम से
बन रहे होते हैं, ये किसी और डेटा के थ्रू नहीं बनते। इसके फायदे क्या होते हैं? स्पीड, स्मॉलर स्कोप मींस फास्टर क्यूरीज। अगर मैं इसको डेटा मार्ट्स में ना तोड़ता बल्कि डेटा वेयर हाउस कंसीडर करता, तो होता क्या? होता ये कि एक डेटा वेयर हाउस में बहुत सारी चीजें आ रही होती, बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं इसके अंदर। तो इस वजह से स्पीड क्या होती, कॉम्प्रोमाइज होती। डेटा मार्ट के अंदर डेटा मार्ट के अंदर आपने सेल से रिलेटेड डेटा रख दिया, तो अल्टीमेटली सिमिलर डेटा होने की वजह से आपकी स्पीड अच्छी हो गई होगी। फोकस, कस्टमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल नीड्स, जो आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कहते थे। अगर सेल्स वाले को सेल्स का डेटा देखना है, तो हमने उसे सिर्फ सेल्स के डेटा मार्ट का एक्सेस दे दिया, तो ये फायदा है। वरना डेटा वेयर हाउस होता अगर पूरा फैला हुआ, तो हम उसे सब चीजों का एक्सेस दे रहे होते। ये था आपके पास एक नॉर्मलाइजेशन। इसके अंदर मैंने आपको बताया एक अहम टॉपिक डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का है। OLTP, ETL और OLAP ये सब आपस में लिंक्ड हैं। तो इन सबको मिलाकर एक सिनेरियो दिया जा सकता है, इन सबको मिलाकर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर मैं कहूँगा इसको जरा ज्यादा ध्यान से देखिएगा बनिस्बत दूसरे चैप्टर्स के। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट चीजें आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा। जी, कोई सवाल किसी का? क्लियर है सब? डेटा की गुफ्तगू यहीं पर होती है, फिर सेवेंथ के अंदर हम लोग जाते हैं सिस्टम्स के अंदर। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास रहता है। अगेन 6 और 2 रखने की वजह यही थी कि 6 एंड 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। अब 2 में क्योंकि प्योर थ्योरेटिकल नेचर की डिस्कशन है, आए उसको देखते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या बातें पढ़ी? अच्छा, अगेन इसका भी टेस्टिंग लेवल 2 है, तो यहाँ से भी अच्छा सवाल आएगा। बहुत बोरिंग चैप्टर है, बहुत बुरा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से सवाल आएगा। जी, बहुत अच्छा चैप्टर है। अब अब अच्छा लगता है, सही लगता है। तो मैंने बताया बार बार पढ़ेंगे तो अच्छा लगने लगेगा, बार बार पढ़ेंगे तो अच्छा लगने लगेगा। अच्छा लगे नहीं लगे करना तो है। और ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, चीजें आसान है, याद करने वाली ज्यादा है। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, हेडिंग्स। हेडिंग्स ध्यान में रख लें, बातें तो अपनी तरफ से हम अलिफ बे मिलाकर लिख ही देंगे कुछ ना कुछ, ये तो हमें आता ही है लिखना। चैप्टर नंबर 2, डेटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में आपको बताया क्या जाता है? अच्छा, अब क्योंकि हम आगे की बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो हमें इस चैप्टर में और बहुत सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चैप्टर 2, डेटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, किस चीज को डील करता है? ये कहता है आपने इतने सारे डेटा की बात की, तो इस डेटा को गवर्न करना, इस डेटा को मैनेज करना एक मुश्किल काम है। आप एक कंपनी चला रहे हैं, कंपनी बगैर मैनेजमेंट के चल सकती है? बगैर गवर्नेंस के चल सकती है? आगे जाकर आप लोग जब लॉ का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पता है लॉ क्या कहता है? कि जब आप कंपनी बनाओगे तो पहले डायरेक्टर्स बताओ कौन है। मतलब अभी कंपनी बनी नहीं है, लेकिन चलाने वालों का जिक्र पहले करो।
सिमिलरली यहाँ पर वो आपको शुरू में ये बात कह रहा है कि डेटा की गवर्नेंस और मैनेजमेंट के ऊपर क्या इख्तियार हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया है इस चैप्टर के अंदर, इसको तोड़ लें मुख्तलिफ हिस्सों में। आपसे बात की गई है कि डेटा गवर्नेंस क्या है, फिर आपसे बात की गई डेटा गवर्नेंस के मुख्तलिफ लेवल्स, डेटा की क्लासिफिकेशन हमने कर दी इस चैप्टर के अंदर, डेटा स्टोरेज कितने तरह का है, इफ यू रिमेंबर, ऑन प्रेमिसेस, ऑन, और कौन कौन से थे, क्लाउड थे, हाइब्रिड थे, ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। डेटा की इंटेग्रिटी जो हम आगे तक पढ़ते रहे वो इस चैप्टर के अंदर हमने देखी। डेटा को सिक्योर कैसे करना है, तो सिक्योर करने के लिए मुझे मुख्तलिफ चीजें याद है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, फायरवॉल्स, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी थी। मेटा डेटा मैनेजमेंट, कोई एक बात करना चाहे मेटा डेटा के ऊपर, क्या था? डेटा अबाउट डेटा, एक और कोई लफ्ज? इंडेक्स, इंडेक्सिंग करना डेटा की, याद है सारी बातें। फिर हमने इस चैप्टर के अंदर कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था देख लीजिएगा, पूछेगा नहीं कि बताओ इस लॉ में क्या लिखा था, क्योंकि ये लॉ का पेपर नहीं है, आपको सिर्फ नो हाउ दी जा रही है कि कौन कौन से रेगुलेशंस कंप्लायंस आपके ऊपर लाजिम होती है। तो अगेन ये सब याद नहीं करने आपको, इनका पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास ही 5 लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें मुझे डेटा प्रिवेंशन को देखना है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। फिर हमने इस चैप्टर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो डेटा गवर्नेंस के लिए यूज होती हैं, मतलब डेटा को संभालने के लिए जो मेरे पास टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डेटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। हमने कहा कि हम नहीं संभाल सकते, हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर कंपनी को आउटसोर्स कर देंगे सारा काम, तो आप कॉलिब्रा को देते हैं, इंफॉर्मेटिका को देते हैं, वो आपके बिहाफ पर डेटा गवर्नेंस कर रहे होंगे। प्राइवेसी इनहेंसिंग कंप्यूटेशन हमने इस चैप्टर में देखी थी। हमारे पास दो तरह की थी, एक फेडरेटेड लर्निंग और एक होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन। क्या थी? आ जाएगी यार, आ जाएगी यार। फिर आखिर में हमने देखे थे डेटा गवर्नेंस के ड्राइवर्स क्या क्या थे। डेटा गवर्नेंस के ड्राइवर्स, डेटा गवर्नेंस के ड्राइवर्स में हमने डेटा सेंट्रिक मॉडल्स, एंटरप्राइज बिग डेटा को कैसे मैनेज करना है, एजिलिटी कैसे देखनी है, सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब हमने क्या करना है, अपने लोगों को इंडिपेंडेंट बना देना है ताकि वो खुद ही डेटा के बिहाफ पर काम कर सकें विदाउट एन आईटी पर्सन। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट देखनी होगी, ऑपरेशनल बीआई एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स आपने उस डेटा पर परफॉर्म करनी है, सोशल मीडिया एंड 360 कस्टमर व्यू। फिर आखिर में जब ये सारी बातें हमने करनी तो हमने कहा इस डेटा गवर्नेंस को मैनेज करने में हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आ रहे होंगे, हमारे पास क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए एड्रेस करते हुए उन चैलेंजेस को। इस चैप्टर में हमने ये सारी बातें की थी। इन सबको एक एक बार देखते हैं। सबसे पहले डेटा गवर्नेंस क्या है, तो डेटा गवर्नेंस के हमारे पास पिलर्स थे। क्या था? नंबर 1, हमें डेटा गवर्नेंस का मकसद क्या है, रिस्क कम से कम करना, क्योंकि रिस्क जितना ज्यादा होगा आपके डेटा के खराब होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, डेटा लीक नहीं होने चाहिए, एरर्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। एस्टेब्लिश इंटरनल रूल्स फॉर डेटा यूज, आपने कुछ रूल्स बनाने डेटा को इस्तेमाल करने के हवाले से ताकि कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। इम्प्लीमेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, आपने अपने पास कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बनानी है ताकि आप सारे के सारे लॉ से कंप्लाइड रहें और पेनल्टी से बचे रहें। कम्युनिकेशन आपने अच्छी करनी है ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक सेम पेज पर काम करे, भाई हम सब ने इस कंपनी का डेटा संभाल के रखना है। डेटा की वैल्यू को बढ़ाना, डेटा की वैल्यू को बढ़ाना, हम OLAP तक देख चुके हैं क्योंकि चीजें, तो हमें इतना समझ में आ गया कि OLAP से हम क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू निकाल रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बिग डेटा में भी हमने देखा कि आखिर में 5 V's में से एक अहम वी क्या था, वैल्यू। तो डेटा वैल्यूएबल होगा तो काम का होगा, अदरवाइज वो एक कचरा है, फाइल पड़ी हुई है, उठाकर जला दो। तो मुझे उस डेटा को क्या करना है, एसेट में तब्दील करना है। तो डेटा गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव है ये। फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गवर्नेंस तो बहुत अच्छी करी, रूल्स बहुत अच्छे बनाए, पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उसको काम करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
कॉस्ट हमारी सबसे कम होनी चाहिए। कहीं ये मतलब नहीं है इन सारी बातों का कि इन ऊपर जो 6 पिलर्स पड़े इनको अचीव करने के लिए आप क्या करें, पूरी कंपनी का पैसा लगा दें। तो अगेन ये एलिमेंट आपके पास हमेशा रहेगा, कॉस्ट कम से कम खर्च हो और ऑब्जेक्टिव सारे अचीव हो। देन ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना इसी डेटा के बिहाफ में। फिर हमने इसके अंदर एक चीज देखी थी, हमने ये सारी चीजें अभी तक कवर करी हैं, ये सारी चीजें हमने कवर की हैं। अब हम आ रहे हैं इसके की कंपोनेंट्स के ऊपर कि क्या क्या कंपोनेंट्स है डेटा गवर्नेंस के अंदर। डेटा गवर्नेंस में आपके पास डेटा ओनर और स्टीवर्ड्स थे, कुछ याद है इनके बारे में? डेटा ओनर कौन से लेवल पर बैठा था? स्ट्रेटेजिक लेवल पर के ऊपर, और डेटा स्टीवर्ड टैक्टिकल लेवल पर बैठा था। डेटा ओनर क्या करता था? एक होता है व्हाट टू डू, एक होता है हाउ टू डू। व्हाट टू डू का क्या था? व्हाट टू डू क्या था भाई, मुझे एक बात बताएं। पहले दिन क्लास में मैंने एक बात कही कि हम अपना कोर्स खत्म करेंगे 1 महीने पहले, ये क्या है? विजन है, गोल है। अगर मैं इसको थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन की टर्म में लाऊं तो क्या ये पॉलिसी नहीं है मेरी? एक तरह से मेरी पॉलिसी है कि मुझे क्या करना है, 1 महीने पहले खत्म करना है। अब इसको अटेन करने के लिए, विजन के लिए क्या करते हैं हम, डे टू डे टास्क की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोसीजर, प्लान, प्रोसीजर बेसिकली। उसको क्या कहते हैं? हाउ टू डू। तो डेटा ओनर का काम क्या होता है? व्हाट टू डू, करना क्या है भाई, मुझे ये चाहिए कि अगले 5 सालों के अंदर मेरी कंपनी तमाम रेगुलेशन के साथ कंप्लाइड हो। अब हम आईएसओ आईएसओ 27001 पढ़ चुके हैं, तो क्या मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ? एक कंपनी कहती है कि मेरी रिक्वायरमेंट है, यूसुफ आदिली कहती है आज से हम लोग आईएसओ 27001 से कंप्लाइड होंगे, या अगले 1 साल के अंदर अंदर। ये क्या है? पॉलिसी। व्हाट टू डू, हमने ये काम करना है, कैसे करना है। तो फिर डेटा ओनर ने ये हुक्म दे दिया, अब डेटा स्टीवर्ड बैठकर प्लान करेगा कि मुझे ये काम हाउ टू डू, प्रोसीजर्स क्या होंगे। सर आईएसओ 27001 स्टैंडर्ड निकालो सबसे पहले। फिर इस स्टैंडर्ड में लेट से 50 क्लॉजेज हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 बंदों की टीम लेंगे, हर बंदे को 5 क्लॉज अलॉट कर देंगे कि जाओ इसकी इंप्लीमेंटेशन करवानी है। देन वो अगले स्टेप पर जाएगा, वो कौन सा लेवल था? स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, और तीसरा ऑपरेशनल लेवल पर। वो ऑपरेशनल लेवल वाले को बोलेगा चलो भाई ये 5 अब तुमने काम शुरू करने। तो इस तरीके से कोई भी टास्क को ऐसे चलता है। डेटा ओनर, डेटा ओनर कौन है? बॉस है, स्ट्रेटेजिक लीडर है। ये क्या करता होगा? ये डिसीजंस लेता होगा, ये अथॉरिटी देता होगा, बिजनेस में वैल्यू ढूंढता होगा, अल्टीमेट अकाउंटेबल ये बंदा होगा। डेटा स्टीवर्ड कौन होता है? डेटा स्टीवर्ड का काम एक तरह से कस्टोडियन वाला होता है, डेटा को संभाल के रखना। जो डेटा ओनर की तरफ से हुक्म आया कि इस पर ऐसे काम करना है, मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो ये डिसाइड करेगा हाउ टू डू, कैसे करना है। हाउ डू आई कीप दिस डेटा क्लीन एंड यूजेबल, तो यहां पर लफ्ज होगा हाउ, यहां पर लफ्ज यूज होगा व्हाट। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इनका फोकस कहां पर होगा? क्वालिटी एक्यूरेसी को वैलिडेट करना, इंश्योर करना, डे टू डे मेंटेनेंस देखना। अगेन डे टू डे ऑपरेशंस वाले काम नहीं, उसकी मेंटेनेंस देखना कि ये काम हो रहा है नहीं हो रहे, ओवरसाइट करना, रूल्स इंप्लीमेंट करना। पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या फर्क होता है? अभी हमने देखा पॉलिसी इज बेसिकली व्हाट टू डू, प्रोसीजर इज बेसिकली हाउ टू डू, कैसे करना है ये वाला काम। लेट्स से ओनली फाइनेंस स्टाफ में एक्सेस द जनरल लेजर, ये क्या है? पॉलिसी है। इसका प्रोसीजर क्या होगा? सर हम आईटी पोर्टल पर जाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, सीएफओ से अप्रूवल लेंगे और फिर वो फॉर्म सबमिट करवा देंगे। तो ये हमारा एक प्रोसीजर होगा। जब भी कोई आईटी वाला आएगा, इवन कोई भी एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉय एक फॉर्म फिल करेगा। अगर वो आईटी वाला होगा तो उसको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो क्या ये प्रोसीजर इसने बताया? नहीं, ये सिर्फ बोलता है पॉलिसी, ये करना है, कैसे करना है प्रोसीजर बताता है। कुछ आपको नीचे ये हेल्प्स मिल जाएंगी इसकी। पॉलिसीज क्या है? डेस्टिनेशन, कहाँ पहुंचना है। प्रोसीजर इज बेसिकली रोड मैप, कैसे पहुंचना है। जब दोनों चीजें मिलेंगी तो कामयाबी होगी। देन मेरे पास एक चीज थी, डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट। डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर मेरे पास 4 चीजें थी जो अगेन अभी आप लोगों ने मुझे बताई। एक, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी,
और डेटा अगर 50 साल पुराना है, टाइमलीनेस। तो ये चार चीजें मुझे ध्यान में होनी चाहिए। डेटा पुराना है, किसी काम का नहीं है, करंट होगा, आज का होगा। अच्छा, पुराने का मतलब ये नहीं कि पास्ट का डेटा इररेलेवेंट है, नहीं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कोविड के टाइम पर हालात अजीब थे बिल्कुल, तो क्या उस टाइम का डेटा मुझे अपनी एनालिटिक्स में यूज करना चाहिए? उस टाइम पर तो सबकी सेल्स डाउन थी, क्या मैं उसको सोचते हुए फ्यूचर प्रिडिक्शन करूं? बिल्कुल भी नहीं। तो वो डेटा टाइमली होना चाहिए। डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए आपके पास फिजिकल कंट्रोल्स हैं, टेक्निकल कंट्रोल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं। ये चीजें हम आगे भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? कहाँ पर? रिस्क वाले सेक्शन के अंदर हमने कंट्रोल्स डिस्कस किए थे। तो फिजिकल कंट्रोल्स क्या थे? फिजिकल कंट्रोल्स ये थे कि जितने भी आपके डेटा सेंटर हैं, आपके हार्डवेयर लगे हुए हैं, इनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके फिजिकली। ये क्या है? फिजिकल कंट्रोल्स लगाना, कि इस जगह पर सबका एक्सेस नहीं होगा, कोई वहां पे जा नहीं सकता, जाएगा तो थंब इम्प्रेशन चाहिए, बायोमेट्री होगी, इस तरह की बातें। टेक्निकल कंट्रोल्स, सर कोई उस सॉफ्टवेयर को हैक ना कर ले, कोई उस सॉफ्टवेयर में से डेटा को लीक ना कर दे, मुझे उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स लगाने पड़ेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के कंट्रोल्स, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन कितनी तैयार है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट हमने देखा। कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मुझे मुख्तलिफ लॉज के साथ कंप्लाइड रहना है। रिस्क मैनेजमेंट आगे भी देख चुका हूँ, रिस्क वाले चैप्टर के अंदर। रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा, उसका इम्पैक्ट देखना होगा। अगर वो मेरी एपेटाइट के अंदर अंदर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो मुझे उसको मिटिगेट करना पड़ेगा। मेटा डेटा क्या था हमारे पास? मेटा डेटा था मेरे पास कि इंडेक्स कार्ड, डेटा के बारे में डेटा। मेरे पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मैं फौरन से सही जगह पर सही डेटा तक पहुंच जाऊं? तो मेरे पास एक इंडेक्स होगा जहां पर लिंक लगा हुआ होगा, मैं बोलूंगा सेल्स का डेटा, सेल्स के डेटा में पहुंच जाऊंगा। 2024 का डेटा, 2024 के डेटा में पहुंच जाऊंगा। पोर्टल यूज करते हैं आप लोग? जब पोर्टल पे जाते हैं तो पोर्टल पे जाने के बाद डीएसआर का सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद मजीद मार्च अटैम्प में जाते हैं, लेक्चर डिसाइड करते हैं, एंड देन लेक्चर ऑन होता है। सोचें, FAR1 टैक्स डेटा सबका लेक्चर्स फैले हुए हों, ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा। एक लिस्ट आ रही है, उसमें हर रोज के लेक्चर्स आ रहे हैं। तो अब आपने आज का लेक्चर तो शायद ढूंढ लिया जो लेटेस्ट है, 10 दिन पुराना कैसे ढूंढेंगे? ढूंढ ही नहीं सकते। फिर मेरे पास थी डेटा की लाइफ साइकिल। डेटा शुरू कैसे होता है, डेटा खत्म कहाँ पे होता है, बता सकते हैं? कैसे शुरू होता है? डेटा क्रिएट होता है, फिर उसको हम स्टोर करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको आर्काइव करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं, और कहानी खत्म हो जाती है। डेटा गवर्नेंस के मेरे पास 3 लेवल्स थे। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, नंबर 2, नंबर 3। स्ट्रेटेजिक लेवल पर मैं किस तरह के काम करता हूँ? ग्रेट विजन, कि भाई काम आगे करना क्या है, मेरा विजन क्या है। टेक्टिकल प्लानिंग एंड हाउ, कैसे करना है। ऑपरेशनल लेवल, कि अब वो काम करके दिखाओ। तो टेक्टिकल लेवल वाला प्लानिंग करता है और टास्क असाइन करता है, ऑपरेशनल लेवल वाला उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अगेन स्ट्रेटेजिक के अंदर आपको उसकी चीजें बताई गई हैं, इसके कंपोनेंट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। विजन डिसाइड डिसाइड करना, रूल्स डिसाइड करना, बिजनेस के साथ अलाइन होने चाहिए, कमांड स्टैब्लिश करना, स्पॉन्सरशिप ढूंढ कर लाना कि यार फंडिंग कैसे होगी, पैसे कैसे अरेंज करना है। टैक्टिकल लेवल के ऊपर, टैक्टिकल लेवल के ऊपर मुझे विजन वाला काम नहीं करना, मुझे उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। मुझे प्लानिंग से रिलेटेड चीजें देखनी है। तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान देखूंगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखूंगा, प्रोसेस एंड वर्कफ्लो, काम कैसे होगा, डेटा स्टैंडर्ड जो इम्प्लीमेंट करने हैं, और उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना। जाहिर है आप नीचे वाले लोगों को काम देंगे तो एट द एंड आपके पास मॉनिटरिंग उसकी सही होनी चाहिए। ऑपरेशनल डेटा गवर्नेंस, सर डेटा हो गया, डेटा हो गया, अब क्या होगा कि उस डेटा के ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आपके पास इसके पिलर्स क्या है? क्वालिटी चेक्स, कि मेरे पास डेटा सही होना चाहिए, एक्सेस एरे गरे के पास नहीं होना चाहिए। मेटा डेटा मैनेजमेंट इसी लेवल का काम है। कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसको रिजॉल्व करना। कंप्लायंस मॉनिटरिंग करना, यूजर्स की ट्रेनिंग करवाते रहना।
देन टेक्टिकल लेवल पर टेक्टिकल लेवल पर आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, ऑपरेशनल लेवल पर भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसके बाद हमने देखी थी डेटा की क्लासिफिकेशन, डेटा को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ने के बाद क्या होता है। हमारे पास मुख्तलिफ तरह से हमने डेटा को क्लासिफाई किया था। एक होता है पब्लिक डेटा, एक होता है इंटरनल, एक कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड। तो पब्लिक डेटा के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ऐसा डेटा जो कि किसी को भी दे सकते हैं, इंटरनल जो कि एम्प्लॉयज तक महदूद है, कॉन्फिडेंशियल जो कि एम्प्लॉयज में भी सबको नहीं दिया जा सकता, सिर्फ हायर मैनेजमेंट के पास, रिस्ट्रिक्टेड किसी को भी नहीं दिया जा सकता, बस जहां जरूरत है वहीं रखना है उसे। तो डेटा को क्लासिफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं आपके पास। एक, आप सेंसिटिविटी बेस पर भी डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारा डेटा है, गवर्नेंस कर रहे हैं हम लोग, तो इतना सारा डेटा आ गया, अब इनको किस तरह से हिस्सों में बांटें। तो मैंने कहा ये पब्लिक डेटा, इसको एक साइड पे कर दो, ये थोड़ा कम सेंसिटिव है, इसको अलग रख दो, ये थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, इसको अलग रख दो, इंटरनल है, कॉन्फिडेंशियल है, रिस्ट्रिक्टेड है, इस तक किसी को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। रोल बेस्ड डेटा क्लासिफिकेशन, आप रोल बेस्ड बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये हायर मैनेजमेंट है, इनको सारा एक्सेस दे दो, ये बीच लेवल की, इनको इनके हद तक एक्सेस दो। लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको मैन्युफैक्चरिंग देखने की जरूरत है ही नहीं, उसको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत, प्रोक्योरमेंट वाला है, उसको सेल्स देखने की जरूरत है ही नहीं, इन्वेंट्री लेवल देखने की जरूरत शायद हो। कंप्लाइंस बेस्ड डेटा क्लासिफिकेशन, आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप उसको इस हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। भाई इसके ऊपर ये वाले लॉज अप्लाई होते हैं तो इसको अलग क्लासिफाई कर दो, ये 10 डेटा है इनके ऊपर ये सिमिलर लॉज अप्लाई होते हैं, इनको अलग क्लासिफाई कर दो। तो आप कंप्लाइंस बेस पर भी डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास मुख्तलिफ तरह से डेटा क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। लाइफ साइकिल बेसिस पर भी आप डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक डेटा है जो कि क्रिएट हुआ है, तो सारे का सारा क्रिएट होने वाला डेटा एक जगह रख दें, सारे का सारा यूज ऑन करंट यूज होने वाला डेटा एक जगह पर रख दें, जो डेटा आर्काइव है उसको अलग रख दीजिए, और जो डिस्पोज करने के लिए चाहिए आपको वो आप अलग से रख दीजिए। तो क्या होगा कि आपके पास सेम नेचर का डेटा एक साथ आ रहा होगा। मैं कहीं कुछ नहीं कर रहा, डेटा को जस्ट क्लासिफाई कर रहा हूँ डिफरेंट नेचर की बेसिस पर। मेरे पास मुख्तलिफ डेटा स्टोरेज के ऑप्शन हैं। ऑन प्रेमिस स्टोरेज भी है, क्लाउड स्टोरेज भी है और हाइब्रिड स्टोरेज भी है। ऑन प्रेमिस स्टोरेज का मतलब क्या है कि मेरे पास मेरी जगह है जहां पर मैं ये डेटा रख रहा हूँ। क्लाउड हमने देखा था कि सारा डेटा हमारे पास नहीं है, आउटसोर्स्ड है, किसी और के पास रखा हुआ है। हाइब्रिड, हाइब्रिड दोनों यूज कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। डेटा स्टोरेज में आपके पास कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स हमने देखे थे। एक एज स्टोरेज, डेटा को वहीं रख दो जहां पर उसे प्रोसेस करना है। ब्लॉकचेन स्टोरेज के बारे में हमने तफसील से पढ़ा, किस तरीके से आप डेटा को डिसेंट्रलाइज्ड करते हुए रख रहे होते हैं। देन डेटा लेक्स आपके पास होता है जो कि आपके पास रॉ डेटा रखा हुआ होगा। डेटा की इंटेग्रिटी सही इंश्योर करने के लिए गवर्नेंस लेवल पर आप क्या काम कर रहे होंगे, आप गवर्नेंस लेवल के ऊपर ये चंद इंटेग्रिटीज अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल इंटेग्रिटी के डेटा किसी फेलियर से महफूज रहे, उसमें कोई खराबी नहीं आनी चाहिए, फिजिकल कंट्रोल्स लगाकर। एंटिटी इंटेग्रिटी के डेटा के अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। लॉजिकल इंटेग्रिटी, सर फोन नंबर 11 से ज्यादा नहीं हो सकते। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, सर जिस टेबल से रेफर कर रहा हूं उसका आंसर उस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो एग्जांपल लेते हैं कि फॉरेन की प्राइमरी की एक दूसरे से लिंक हुई भी है, सेल्स डिपेंड कर रही है लेट्स से प्रोडक्ट के थ्रू, सेल्स लिंक हुई भी है प्रोडक्ट के साथ। अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स 10 अवेलेबल है तो क्या सेल्स 15 हो सकती हैं? तो ये क्या है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। आप इनको अगर रेफर कर देंगे तो अल्टीमेटली वो ऑर्डर ही नहीं लेगा 10 से ज्यादा। डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आप एक्सेस कंट्रोल्स लगा सकते हैं, आप वर्जन कंट्रोल्स लगा सकते हैं, डेटा का बैकअप कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल मतलब हर बंदे के पास हर डेटा का एक्सेस नहीं होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल कहाँ पर यूज होता है, नया वर्जन आ रहा है, अगर डेटा के अंदर अपडेशन आ रही है तो हम क्या करेंगे, पुराने वर्जन को डिलीट नहीं करेंगे, हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए वापसी के रास्ते पर जाने का। डेटा बैकअप्स को इंश्योर करना, डेटा बैकअप्स इंश्योर करना कि मेरे पास जो डेटा है उसका प्रॉपर बैकअप बना हुआ हो। डेटा की वैलिडेशन,
मेरे पास जितना डेटा है उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसको ऑडिट और मॉनिटर करते रहें। कुछ थ्रेट्स आपके पास निकल कर आएंगे। क्या थ्रेट्स? सर रैंसमवेयर। क्या मतलब? आपके डेटा को लेकर चला गया, कोई हैक कर लिया। इनसाइडर थ्रेट्स, एनिमी विद इन, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा, उसी ने डेटा लीक कर दिया। एआई पावर्ड अटैक्स। एआई पावर्ड अटैक्स मतलब किसी ने आपसे एआई बनकर क्या किया, डेटा को हैक कर लिया, डेटा को ले लिया। डेटा स्टीवर्ड। डेटा स्टीवर्ड के क्या चार पिलर्स हैं, इसका काम क्या होता है, अभी हम ऊपर देख के भी आए। इसका काम होता है बेसिकली पॉलिसी इन्फोर्स करवाना, कोई इशू हो उसको रिजॉल्व करवाना, ट्रेनिंग करवाना, मेटा डेटा मैनेजमेंट। मेटा डेटा मैनेजमेंट के अंदर आपके पास तीन चीजें थी: डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा, स्ट्रक्चरल मेटा डेटा और एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा। आपके पास कौन करवाएगा? ओनर। सोचें, ओनर तो ऑब्जेक्टिव है, मुझे ये चीज चाहिए, उसको कैसे लाना है? मैं प्लान बनाऊंगा, तो प्लान में एक हिस्सा होगा मेरा ट्रेनिंग। अगेन ट्रेनिंग मैं करवाऊंगा नहीं, मैं प्लान का पार्ट बनाऊंगा, ऑपरेशनल लेवल वाले को दे दूंगा, जाकर ट्रेनिंग करवाऊंगा, आपकी इस दिन ऐसे ट्रेनिंग होगी। तो अगेन सारी प्लानिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इस लेवल पर होती है। मेटा डेटा के अंदर आपके पास तीन चीजें। डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा, कि आपके पास पूरी चीज डिस्क्रिप्शन में आ रही हो। स्ट्रक्चरल मेटा डेटा, इसका बेसिकली फॉर्मेट समरी आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा, किसने बनाई, तो अगेन ये रेफरेंस के लिए यूज हो रही है कि मैं देखूं और पहुंच जाऊं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आपने एआई को देखा था, ब्लॉकचेन को देखा था, डेटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हमने देखे थे, एंड प्राइवेसी इनहेंसिंग कंप्यूटेशन। अगेन इनके ऊपर आगे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर, एआई के ऊपर, तो वहां पर तफसील से इसके बारे में बात होगी। डेटा गवर्नेंस के 8 की ड्राइवर्स क्या थे? 8 की ड्राइवर्स क्या थे? डेटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल हमने देखा, मास्टर डेटा मैनेजमेंट, कि आपने किस तरीके से डेटा को मैनेज करना है, सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स, डेटा के ऊपर वो बंदा काम कर सके जिसको डेटा की नॉलेज नहीं है, इतना आसान आपने बनाना है। आपके सामने जो पोर्टल आ रहा है, क्या आप आईटी के एक्सपर्ट हैं? लेक्चर चला पाते हैं? ये क्या है? सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स, आपके लिए इतना आसान बनाया गया है। 360 कस्टमर व्यू, आपने एक लफ्ज शायद सुना हो, यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली, तो आपके लिए यूजर फ्रेंडली से बनाया गया है। 360 कस्टमर व्यू, आप अपने कस्टमर को हर तरफ से देख सके। कंप्लायंस रेगुलेशन आपकी होनी चाहिए अच्छी। बिग डेटा को मैनेज करना डेटा गवर्नेंस के अंदर आता है, क्योंकि डेटा का पार्ट है। एजिलिटी फॉर M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशन के लिए आप एजाइल होने चाहिए। मतलब अगर कल को आपको कोई एक्वायर करता है तो ऐसी डेटा गवर्नेंस ना हो कि वो दूसरा बंदा कंफ्यूज ही रहे, ढूंढता ही रहे क्या हो गया। एडवांस एनालिटिक्स और एआई भी आपके डेटा के ऊपर हो सके। तो अगेन, जब आप लोग डेटा गवर्नेंस पे काम कर रहे होंगे तो आपने इन 8 की ड्राइवर्स को अपने जहन में रखना है कि मैं इन सबको इंश्योर करूंगा तो मैं एक अच्छा डेटा ऑर्गेनाइज कर पाऊंगा। देन आपको कुछ चैलेंजेस बताए गए। क्या चैलेंजेस हैं? ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस, शायद आपके लोग रेजिस्ट कर रहे हो, शायद आपके लोग नए चेंज के लिए रेजिस्ट कर रहे हो। एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन, कौन याद आ गया इसको देख के? जी जी, कौन याद आया इसको देख के? कोई तो याद आया, कोई तो हमें याद आया इसको देख के। चैलेंजेस एंड एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन, शायद शायद आईटी और बिजनेस के दरमियान कम्युनिकेशन गैप रह जाए, वो कुछ और चाहते हो, ये कुछ और करके देते हैं, तो आईटी और बिजनेस के दरमियान क्या हो? कम्युनिकेशन गैप हो। बजट्स एंड स्टेक होल्डर्स बैन, सबसे बड़ा मसला, आपने इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग तो कर ली डेटा गवर्नेंस के लिए, लेकिन शायद आपके पास इतना बजट ही ना हो। बैलेंसिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, शायद आप गवर्नेंस करते करते इतना स्ट्रक्चर्ड बना दें अच्छा कि आप एट द एंड खुद ही उसमें फंस के रह जाएं। आपको ईमेल करनी है, वो कहे नहीं डेटा ये नहीं कर सकते, डेटा वो नहीं कर सकते, मैं काम कैसे करूं? तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी छोड़नी है। फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी तो गलत इस्तेमाल होने लग गया। तो इसको बैलेंस करना मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सर बातें बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है।
1 से 3 महीने में ये कर लूंगा, 4 से 12 महीने में ये कर लूंगा। जैसे हम प्लान करते हैं कि पेपर में ऐसे करके आएंगे, पेपर से आज इतने सवाल, कल उतने चैप्टर, ये सब करते हैं और फिर कहते हैं चलो कल से शुरू करेंगे, और वो कल कभी नहीं आती। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप लोग माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, मैं दूसरे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे, सही है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है मेरे पास सर? पैसों का मसला है, एग्जेक्टिव स्पॉन्सरशिप आपके पास होनी चाहिए, एक पूरा रोड मैप आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, किस तरीके से आपने डेटा गवर्नेंस लेकर चलनी है। पावर ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स, छोटे से शुरू करें, आगे तक लेकर जाएं। इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन, लर्न करें, अडाप्ट करें, इंप्रूव करें, ये साइकिल चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इवेल्युएट करते रहें, जो काम हो चुका है पहले उसको देखें, जहां करंटली खड़े हैं उसको देखें, देन आप डिसाइड करें कि मुझे कहां पे पहुंचना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर रखें, कौन से लेवल पर होगा ये वाला काम? टेक्निकल लेवल पर, जो डिसाइड करेगा भाई किसने क्या काम कैसे करना है। एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क्स, दोबारा सारे काम करने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं आपको कुछ चीजें प्री बिल्ट मिल रही हैं तो आप क्या करें, उसको इस्तेमाल करें, ना कि पूरी पूरी चीजें शुरू से बनाना शुरू कर दें। गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स अगर आपको मिल रहे हैं तो बिल्कुल यूज करें। हमने देखा अगर आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स जो कि आपके बिहाफ पर ये काम करें, आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए आप ये वाला काम। अपने टारगेट्स को बिल्कुल क्लियर क्लियर रखें, एक आज की पोजीशन और एक जहां पहुंचना है उसको बिल्कुल क्लियर रखें। तो अगेन ये काम डेटा ओनर करके देगा आपको, भाई हमें कहाँ पहुंचना है, किस तरीके से ये चीजें लेकर चलनी है। स्टेक होल्डर्स की एक्सेप्टेंस को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि अगेन आप एक दफा गवर्नेंस की चीजें बनाकर छोड़ देंगे, लेकिन उन लोगों का इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने स्टेक होल्डर्स की एक्सेप्टेंस को भी इंश्योर करना है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करें। आखिर में आपको एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बताया गया था इस बुक के अंदर। गोल्स एंड बेनिफिट्स अपने डिफाइन रखें, एनालाइज करंट स्टेट, आज की स्टेट देखें, एक रोड मैप बनाएं, उसके बाद स्टेक होल्डर बाय इन लें, प्रोग्राम बनाएं, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराओ, टाइम टू टाइम फिर उसे मॉनिटर करते रहें। ये था आपके पास चैप्टर नंबर 2, गवर्नेंस को जो डील करता है। इसमें कोई ऐसी बात जो समझ में आ गई? कोई सवाल? ठीक है, सब क्लियर है? ये कैसे समझ आया? क्यों समझ आ गया ये इतनी जल्दी? जी, याद करना मुश्किल है। याद करने का सॉल्यूशन ये है कि इसको रीड करें बार बार, और मैंने बताया हेडिंग्स को याद कर लें, ना कि पूरे पूरे वर्ड्स को। पूरी पूरी लाइंस याद करेंगे नहीं याद होगा। हेडिंग्स अपने ध्यान में रख लें। भाई 7 पिलर्स हैं, 7 पिलर्स क्या है? मैंने 7 पिलर्स का एक पैटर्न बना लिया। अब अगर मुझसे पूछ दिया 7 पिलर्स बताओ, मैंने वो पिलर्स के नाम लिखे और उनको दो दो लाइनों में डिस्क्राइब कर दिया। सही है। अगेन टेस्टिंग लेवल 2 है इसका, तो यहाँ से नंबर से मांग सकता है। क्लियर है? ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जितना पढ़ा है इसको डाइजेस्ट करें, हजम करके आए नेक्स्ट क्लास में, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं आगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।